हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है युगपत समीकरण। ठीक, ये कक्षा 8 का 7वां चैप्टर है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम युगपत समीकरण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, युगपत। ठीक, युगपत से तात्पर्य होता है कि युगपत का मतलब होता है साथ साथ होना। युगपत का मतलब क्या होता है? साथ साथ होना। युगपत का मतलब होता है साथ साथ होना, यानी ऐसा समीकरण जिसमें दो चर साथ साथ हो। जैसे कि एक कोई चर हमने ले लिया x और दूसरा कोई चर y, यानी दो चर कोई ले लिए, एक x चर ले लिया, दूसरा y, और इन चरों से कोई हमने दो समीकरण बना दिए। जैसे एक लिख दिया 2x प्लस 3y बराबर, मान लीजिए हमने लिख दिया 6। इसी तरह से कोई लिख दिया 5x प्लस 5y या 4y, ये बराबर में लिख दिया हमने 9। ठीक, कुछ भी जो मान समीकरणों से संतुष्ट होता होगा, ऐसा कुछ समीकरण बने होंगे। ठीक, तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो दो चरणों को लेकर दो समीकरण बने हुए, एक ये पहली समीकरण बनी है और एक ये दूसरी समीकरण बनी है। तो दो समीकरण बन गई। तो ये जो दो समीकरण कहलाएंगे वो कहलाएंगे युगपत समीकरण। अब यहाँ पर इनके जो मान हल किए जाएंगे, इस चैप्टर में हमें युगपत समीकरणों के मान हल करना पढ़ना है कि हम इनके मान कैसे निकालेंगे। तो मान ज्ञात करने के लिए इस अध्याय में दो विधियां दी गई हैं। कोई भी समीकरण दी जाएंगी और उन दो समीकरणों को हल करने के लिए यहाँ पर दो विधियां दी जाएंगी। और वो दो विधियां हैं कौन कौन सी? तो समीकरणों को हल करने के लिए यहां कह सकते हैं समीकरण को हल करने के लिए हमने कहा समीकरण को हल करने के लिए कितने विधियां हैं? दो विधियां कौन कौन सी है? एक पहले नंबर की है हमारी विधि प्रतिस्थापन विधि। ठीक, और दूसरी विधि हम लोग यहां पर पढ़ेंगे विलोपन विधि। ठीक, प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि। अब जैसा नाम से स्पष्ट है, प्रतिस्थापन से तात्पर्य क्या है कि ऐसे समीकरण जिनको हम हल करते समय, यानी यह कह सकते हैं कि जिनको हम हल करते समय उनके स्थान पर कोई दूसरा मान रखा जाए, कुछ ना कुछ रख के ज्ञात किया जाए, कुछ ना कुछ प्रतिस्थापित करके ज्ञात किया जाए, तो वो विधि जो कहलाएगी वो प्रतिस्थापन विधि कहलाएगी, यानी वो सवाल को हल करने की प्रतिस्थापन विधि कहलाएगी। जैसे कि कह सकते हैं यक्स का मान निकाल लिया हमने y के पदों में, और जब यक्स का मान y के पदों में निकाल लिया तो जहां जहां पर यक्स वाला मान होगा वहां पर y के पदों वाला मान रख देंगे, जिससे जो हल हमको प्राप्त होगा वो y का निकल आएगा। तो इस तरह से जो मान हल किए जाएंगे वो कहलाएंगे प्रतिस्थापन विधि। दूसरा होता है विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होगा? इस विधि में हम लोग जब सवाल हल करते हैं तो इस विधि में हम लोग ये करते हैं कि उस हल करते समय उसमें से एक मान पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे जब हम x और y को दोनों को हल करेंगे तो x और y को हल करते समय x अगर मान बराबर मिले तो x वाला वो मतलब कि x का मान हट जाता है, या फिर y पूरी तरह से गायब हो जाता है। तो जब पूरी तरह से गायब हो जाए तो वो कहलाती है विलोपन विधि। आइए हम एक एक करके इनको प्रश्नावली पे देखते हैं कैसे क्या इनकी प्रश्नावली लगती है। पहले हम लोग बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि के बारे में। प्रतिस्थापन विधि, अब इसमें कैसे, जैसे एक सवाल यहाँ पर दिया है x प्लस 2y बराबर 7। दूसरी समीकरण दी है
2x प्लस वाई बराबर 5। एक ये इस तरह से दो समीकरण दी जाएंगी। ठीक, इस तरह से दो समीकरण दी जाएंगी और ये कहा जाएगा कि इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करें या विलोपन विधि से हल करें, दोनों का जो हल आएगा, यानी कह सकते हैं दोनों का जो उत्तर प्राप्त होगा वो एक जैसा ही प्राप्त होगा। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अलग अलग विधियों से हल करने पर इनके उत्तर अलग अलग प्राप्त होंगे। हम किसी भी विधि से हल करें, हमें उत्तर एक जैसा ही प्राप्त होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम इन्हें हल कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि को हल करते समय, यानी प्रतिस्थापन विधि से हल करते समय हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको समीकरण मान लो। जैसे हमने समीकरण 1 मान लिया, इसको मान लिया समीकरण 2। ठीक, एक को माना समीकरण 1 और दूसरे को माना समीकरण 2। तो अब हम दोनों समीकरणों में से कोई एक समीकरण ले लेंगे जैसे, और वहां पर हम ये देखेंगे, ऐसे समीकरण को चुनने की कोशिश करेंगे जिसमें से दोनों के मान छोटे छोटे रखे हों। जैसे यहाँ पे देखो x का गुणांक 1 है, y का गुणांक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 1 है। तो यहाँ पे दोनों समीकरणों में हम कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों समीकरणों में x और y के गुणांक छोटे ही छोटे दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहला समीकरण लेते हैं, x प्लस 2y बराबर 7, या चाहे यहाँ लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक, क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से। कहने का मतलब यह है कि हम सबसे पहले समीकरण 1 को लेंगे। अब जब समीकरण 1 को लिया तो हम यहां से करेंगे क्या, हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम करेंगे क्या कि एक मान किसी, यानी किसी के पदों में निकाल लेंगे। अब किसी के पदों में निकालने का मतलब क्या है, चाहे हम इसको x के पदों में मान निकाल लें या फिर y के पदों में निकाल लें। तो जैसे हम इसको क्या करते हैं, y के पदों में मान निकालते हैं। तो जब y के पदों में व्यक्त करना होगा तो क्या करेंगे, हम x को रखेंगे बाईं ओर, इसके बाद बाकी को पक्षांतर कर देंगे। तो 7 दाईं ओर था, 7 ऐसे रहा, 2y बाएं तरफ प्लस का था तो इसको हमने कर दिया पक्षांतर, ये चला गया दाईं ओर। दूसरी ओर जैसे जाएगा तो ये एक और प्लस का था तो दूसरी ओर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक, ये पक्षांतर का नियम कहता है कि जब पक्षांतर हम करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो जब अब हमने क्या किया कि x का जो मान है हमने निकाल लिया y के पदों में, इसको कहा जाएगा x का मान y के पदों में, यानी x का हमें मान प्राप्त हुआ किसके पदों में, y के पदों में उत्तर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे ये जो मान निकल के आएगा, हमने क्या करेंगे, हम इसको, हमें इसके समीकरण 3 मान लेना है। और ये जो समीकरण 3 माना है, ठीक, इसी समीकरण का जो मान है वो अब किसी एक समीकरण में रख देना। चाहे हम x का मान, जब यहां से जैसे हम निकाला, हमने x का मान निकाल लिया। अब जो x का मान निकाला तो जो समीकरण लिया, जैसे हमने ये किससे निकाला था, समीकरण 1 को माना था हमने, तो जब 1 से निकालो तो इसको रख दो 2 में। ठीक, अब 2 को अगर निकालो तो समीकरण 1 में रख दो। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 से इसको x का मान निकाला था, तो हम इसे उठा के समीकरण 2 में रखेंगे। तो 2 में रखो इसको जरा, तो लिख क्या देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। और जैसे ही x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो समीकरण 2 क्या थी, 2 गुणे x के स्थान पे क्या रखना है, 7 माइनस का 2y, फिर इधर बराबर में बराबर लिख दिया, नहीं ये प्लस था, समीकरण 2 लिखनी थी ना, या पहले ऐसे करते हैं, पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं। यहाँ पे समीकरण 2 थी 2x प्लस y बराबर 5। अब जहां पर x होगा वहां पर जो हमने x का मान निकाला है वो रख देंगे। तो 2 गुणे x का मान हमने क्या निकाला, 7 माइनस का 2y, फिर प्लस ये हमारा y था तो y लिखा बराबर में 5। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद आगे क्या करना है, अब हमें हल कर लेना है। तो जैसे हल करेंगे, 2 का अंदर गुणा करा लेंगे, यानी ब्रैकेट खोलेंगे। तो जब 2 से ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, 2 का 7 से गुणा, 2 7 14, माइनस 2 का 2 से गुणा, 2 दूना 4y,
2 से हो गया इधर, अब प्लस करिए y बराबर 5। अब क्या करना है, समान या ये कह सकते हैं सजातीय पदों को आपस में एक साथ रख के हल कर लेंगे। तो ये 4y इधर है और ये 1y, तो 4y में से 1y घट गया तो कितना बचा 3y, क्योंकि असमान चिन्ह थे इसलिए घट जाएगा। बराबर में ये इधर बाएं तरफ दाहिनी तरफ 5 था और ये इधर प्लस का 14 है तो पक्षांतर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 14, तो ये माइनस का 3y बराबर में 14 में से 5 घटा देंगे तो बचेगा कितना माइनस का 9, या y बराबर माइनस का 9 बटे माइनस का 3, तो काट लेंगे माइनस से माइनस कटा 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, तो ये y बराबर आ गया कितना 3। अब जब y का जो मान निकल के आया है, ठीक, यहां से हमें एक y का मान प्राप्त हो गया, तो जो y का मान निकल के आया है अब हम क्या करेंगे, इस मान को जो हमने x का मान माना था, ठीक, यानी जो हमारी समीकरण 3 आई थी, हम उस समीकरण में रख देंगे। हम यहाँ पे क्यों रखवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें रखने से एक फायदा ये होगा कि हमें ज्यादा हल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने हल करके यहाँ x का मान पहले से निकाल रखा है, सिर्फ y का जो मान आया वो यहाँ रखना है। तो हम क्या करेंगे, जो समीकरण 2 को हल करने पर जो मान आया है उसको समीकरण 3 में रख देंगे, तो लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, तो जो y का मान आया है हम उसे समीकरण 3 में रख देंगे। और समीकरण 3 क्या हमारी थी, x बराबर 7 माइनस का 2y, या x बराबर 7 माइनस 2 गुणे y का मान कितना आया 3, तो 3 रख दिया 3, या x बराबर हल करो, ये 7 माइनस 2 3 6, या x बराबर 7 में से 6 घटा 1, तो x का मान कितना मिला 1, y का मान कितना निकाला था हमने 3। तो ये x और y के जो मान निकल के आए हैं यही इस युगपत समीकरण के, ये जो युगपत समीकरण दिया था उसके हल होंगे। तो कितना आसान तरीका था, हम इस तरह से आसानी से इसके मान किसी भी समीकरण के इस तरह से निकाल सकते हैं। ये हमारी जो विधि थी वो प्रतिस्थापन विधि थी। एक बार दोबारा समझते हैं हमने किया क्या है, जरा ध्यान देना। हमने किया क्या है, जो समीकरण दी थी दोनों में से हमने बताया जो समीकरण जिसके गुणांक छोटे हों उसे समीकरण मान के हमें क्या करना है, किसी एक के पदों में, चाहे x के पदों में मान निकाल लो या y के पदों में निकाल लो। तो अगर जैसे एक को हमने लिया है, समीकरण 1 को, जैसे हमने यहाँ क्या किया था, समीकरण 1 को हल किया था, यानी समीकरण 1 से लिया था, तो समीकरण 1 लिखी थी x प्लस 2y बराबर 7, x का मान निकाला था किसके पदों में, y के पदों में। अब जो x का जो मान निकाला गया है, अब क्या करेंगे, इस मान को, अगर समीकरण 2 से हमने ये x का मान निकाला है तो हम 1 में रखेंगे, और अगर हमने 1 से निकाला है तो हम फिर क्या करेंगे, इस मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो हमने जैसे इससे क्या किया था, ये जो x का मान निकाला था वो समीकरण 1 से निकाला था, इसलिए हमने इस मान को रखा किसमें, समीकरण 2 में रखा। और जब समीकरण 2 में रखा तो फिर हल कर लिया, तो जब समीकरण 2 में रख के हल करेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा, और जब y का मान मिल जाए तो इस y को क्या करेंगे, फिर उठा के समीकरण 3 में रख देंगे, और जैसे ही समीकरण 3 में रखेंगे मान, हमारा y का यानी x का मान मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारे समीकरण के 2 हल यानी x और y के दोनों हल प्राप्त हो जाएंगे और हमारा ये सवाल हल हो जाएगा। तो ये हमारी थी प्रतिस्थापन विधि, ठीक। अब ये तो प्रतिस्थापन विधि थी, इसी तरह से हम विलोपन विधि, या ये कह सकते हैं इसी सवाल को हम विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं किसी भी युगपत समीकरण को हल करने की विलोपन विधि। विलोपन विधि में हमने जैसे बताया था कि विलोपन से तात्पर्य यह होता है कि जब हम हल करते हैं तो उसमें से एक पद पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है। विलोपन का मतलब ही है विलुप्त होना, ठीक। तो आइए देखते हैं, जैसे इस तरह के जब भी प्रश्न हल करने के लिए दिए जाएंगे तो इसमें जब समीकरण दी जाए तो हमें करना क्या है,
जो समीकरण दी जाए तो उसे हमें नंबरिंग कर देना, यानी ये जैसे हमने माना इसको समीकरण 1 और इसको माना समीकरण हमने 2। ठीक, इसके बाद फिर क्या करना होता है, अब हमें ये देखना है कि बराबर किसको करना है, x के गुणांकों को बराबर करना है या y के गुणांक को बराबर करना है। हम किसी भी गुणांक को बराबर करके हल कर सकते हैं, हल यानी उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम ये देखेंगे कि हमें आसान किस तरह से पड़ेगा। तो हम सबसे पहले हल उस पद को करेंगे जिसमें से ये देखेंगे कि एक संख्या यानी एक गुणांक उसी का प्लस का हो और दूसरा माइनस का हो। कहने का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए पहली समीकरण में y का गुणांक प्लस का है और दूसरी में माइनस का है, या फिर पहले में माइनस का है दूसरे में प्लस का है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जिसके चिन्ह विपरीत होंगे यानी जिस चर के चिन्ह विपरीत होंगे हम उसको बराबर करेंगे। ठीक, और यदि दोनों के चर समान है तो ऐसी स्थिति में हम फिर किसी गुणांक को भी किसी को भी बराबर कर सकते हैं। जैसे यहां पर हम हल कर रहे हैं तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम y के गुणांक को बराबर कर रहे हैं। अब y के गुणांक को बराबर करने के लिए सबसे सरल और सटीक तरीका क्या है, हम समीकरण 1 में गुणा कर देंगे किससे, समीकरण 2 का y का गुणांक देखो कितना है, समीकरण 2 हमारी ये है और समीकरण 2 का जो y का गुणांक है इसका जब कोई अंक नहीं लिखा होता तो हम 1 मानते हैं। तो समीकरण 2 का y का गुणांक है कितना, 1। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली समीकरण यानी समीकरण 2 के गुणांक का समीकरण 2 में जो y का गुणांक होगा उससे 1 में गुणा कर देंगे, यानी ऊपर वाली समीकरण में गुणा करा देंगे, और समीकरण 1 में जो y का गुणांक होगा उसमें नीचे वाली संख्या से गुणा करा देंगे। यानी ये कह सकते हैं उसमें यानी जो दूसरी समीकरण होगी उसमें हम पहली समीकरण के y के गुणांक से गुणा करा देंगे। तो जब हम गुणा कराएंगे तो इससे हमें प्राप्त क्या होगा, जो y का मान है यानी ये कह सकते हैं जो y के गुणांक होंगे वो बराबर हो जाएंगे। ठीक, और यहाँ ये हम भाषा में लिख भी देंगे, यहाँ लिख के देंगे जैसे समीकरण 1 में 1 से तथा यहाँ जैसे हमने 1 से गुणा कराया तो यहाँ 1 से लिखा। ठीक, तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर तो गुणा करो, देखो 1 से गुणा कराएंगे, इसके हम क्या करेंगे, गुणा पूरे पदों में कराना है, x में भी कराना है y में भी कराना है और जो यहाँ पर अचर पद लिखा होगा उसमें भी कराएंगे। तो 1 से गुणा कराएंगे, 1 का x से गुणा होगा x आ जाएगा, फिर प्लस 1 का इधर 2 से गुणा कराया तो 2 आ गया, y बराबर में 1 का 7 से गुणा 7। फिर अब दूसरी समीकरण के सभी पदों में 2 से गुणा, तो 2 से 2 का गुणा 4x, फिर प्लस 2 का y से गुणा 2y बराबर 2 का 5 से गुणा 2 पंचे 10। अब जब गुणा हो जाए, ठीक, तो हम जब गुणा कर लेंगे तो क्या देखेंगे, अपने आप जो गुणांक थे जिसके हम बराबर करना चाह रहे थे वो गुणांक बराबर हो गए। यहाँ पर हम y के गुणांक बराबर करना चाह रहे थे तो y के दोनों गुणांक बराबर हो गए, यानी समीकरण 1 का गुणांक भी y का बराबर हो गया और समीकरण 2 का गुणांक भी y का बराबर हो गया। तो जब गुणांक बराबर हो जाए तो हमें क्या करना है, यहाँ एक लाइन खींचना है और इसके बाद फिर ये देखना है कि दोनों जो गुणांक समीकरण 1 और 2 दोनों में y के गुणांक हमने बराबर किए हैं ना, तो दोनों समान चिन्ह के हैं या अलग अलग चिन्ह के हैं। यदि समान चिन्ह के हैं तो यहां पर लिख देंगे घटाने पर। ठीक, और यदि अलग अलग विपरीत चिन्ह के हैं तो यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर। ठीक, यानी जोड़ देंगे दोनों को, और अगर समान चिन्ह के हैं तो फिर हम घटा देंगे। और जब घटाने पर करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम चिन्ह देखते हैं, यहाँ पे जैसे संख्या किस चिन्ह की है, अगर ये प्लस की है तो ये माइनस यहाँ लगेगा, और अगर यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ पर प्लस लगेगा, क्योंकि घटाने में घटाते हैं जब तो अंदर के सारे चिन्ह बदलते हैं, तो इसलिए चिन्ह बदलने पर यहाँ पे ये चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक, ये प्लस का तो यहाँ माइनस, ये भी प्लस की है संख्या तो ये माइनस का हो जाएगा। अब जब ये चिन्ह बदल के लग जाएंगे तो यहाँ पे जो पहले चिन्ह लगे थे वो सभी के सभी चिन्ह अमान्य हो जाएंगे, यानी हम उनको देख के हम सवाल को हल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जैसे अब देखो ये प्लस का चिन्ह ये माइनस का, अब दोनों के चिन्ह अलग अलग हो गए, और जब
चिन्ह अलग अलग हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, असमान चिन्ह की संख्या सदैव घटती है, तो घट जाएंगे, यानी 4 में से 1 x घटेगा तो ये बच जाएगा 3x, और ये प्लस का 2 और ये नीचे माइनस का 2, यानी ऊपर प्लस का 2 है नीचे माइनस का 2 है, तो दोनों ये कट जाएंगे। ठीक, इधर 10 और 7, 7 है प्लस का, 10 है माइनस का, तो ये भी असमान चिन्ह, ये भी दोनों घट जाएंगे, तो 10 में से 7 घटेगा, ये बचेगा कितना, 3। ठीक, और चिन्ह बड़ी संख्या का, तो इधर भी बड़ी संख्या 4 थी तो ऋण, और उसमें चिन्ह लगा था ऋण का, इधर बड़ी संख्या 10 थी और चिन्ह लगा था ऋण का, तो दोनों में ऋण का चिन्ह आ जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पर, x बराबर ये माइनस का 3 बटे ये गुणा में -3 है, तो कहाँ जाएगा, बटे में, तो काट लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो x बराबर कितना आ गया, 1। अब ये जो x का मान आया है, ठीक, प्रतिस्थापन में क्या करते थे, वहां जैसे हम समीकरण 2 में रख के हमने मान निकाला, तो समीकरण फिर 3 यानी रखते थे समीकरण 3 में। यहाँ पे क्या करना है, जो भी मान प्राप्त हो, x का प्राप्त हो या y का, जैसे हम अगर यहाँ पे x का गुणांक बराबर करते तो x वाला कटता तो y का मान मिलता। ठीक, हमने यहाँ पे y का गुणांक बराबर किया था, तो इसलिए हमें x का मान मिला। तो जो भी मान मिले उसे अब हम किसी भी समीकरण में, चाहे समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, तो खासकर हम देखेंगे ये कि जिसमें गुणांक छोटे छोटे होंगे उसी में रख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण 1 हमारी क्या है, x प्लस 2y बराबर 7। अब यहाँ पे ये हम क्योंकि दोनों छोटे थे तो हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि हम समीकरण 1 में ही क्यों रख रहे हैं, 2 में भी रख के हल कर सकते हैं। ठीक, तो ये कोई जरूरी नहीं कि हम 1 में रखें। वहां पर ध्यान रखना प्रतिस्थापन वाले में, उसमें अगर समीकरण 2 से x का मान निकाला है तो फिर वो समीकरण 3 में ही रखना जाके। तो यहाँ पे मान रखो x का, x बराबर कितना आया, 1, तो x की जगह पे हमने रख दिया 1 प्लस 2y बराबर 7, या 2y बराबर 7, ये इधर प्लस का था, दूसरी तरफ माइनस का हो जाएगा, या 2y बराबर कितना, 7 में से 1 घटाओ 6, या y बराबर 6 बटे 2, या y बराबर काटो 2 एकम 2, 2 3 6, ये कितना आया 3, यानी y का मान 3 मिल गया। तो x बराबर हमने कितना निकाला था 1, y बराबर कितना निकाला 3। ठीक, तो इस तरह से हम विलोपन विधि द्वारा किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक, अब ये तो थी हमारे समीकरणों को हल करने की विधियां, प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हल करते हैं और विलोपन विधि द्वारा कैसे हल करते हैं, हमने दोनों बता दी। अब आइए चलते हैं अगली एक्सरसाइज जो इसका अभ्यास है, उस अभ्यास प्रश्न पर।